हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रेस्ट फोरम का ऑनलाइन वीडियो। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को दूंगा जॉब का ब्रह्मास्त्र, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन गारंटेड होगा। मेरे अंडर हुए सिलेक्शंस के पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस जॉब के ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरा पहला टॉपिक वाइज सॉल्यूशन का वीडियो है। मैंने लखनऊ मेट्रो TG2 मेंटेनर का जो 2018 का शिफ्ट 2 का पेपर है, उसका मैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशन में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इस पेपर की पूरी एनालिसिस मैंने अपने पिछले वीडियो में कर दी है। आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं जॉब का ब्रह्मास्त्र, और वहाँ पर आप सीक्वेंस से सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो वो आपको परेशानी नहीं होगी। आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मैं आज यहाँ पर ले रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल से 14 क्वेश्चन आए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें चार्ज, ओम्स लॉ और करंट वगैरह, वोल्टेज वगैरह से 7 क्वेश्चन हैं और बाकी 7 क्वेश्चन हैं AC से, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में जो चार्ज और ओम्स लॉ वाला टॉपिक है वो कवर कराऊंगा, और वो कवर कराने के बाद मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में AC के सॉल्यूशंस। वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट्स बना के सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्योंकि 75 क्वेश्चन हैं, एक साथ नहीं करा सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पर चार्ज, ओम्स लॉ और इन सब के होंगे, और बाकी 7 क्वेश्चन जो AC के हैं वो अपने नेक्स्ट पार्ट में होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग शुरू करते हैं अब बेसिक इलेक्ट्रिकल के 7 जो क्वेश्चन जो लखनऊ मेट्रो के शिफ्ट 2 मेंटेनर 2018 के TG2 के पेपर में आए थे, ठीक है। तो चलते अपने क्वेश्चन पे अगले। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग पूरे वीडियो में सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। विद्युत धारा के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। देखिए, विद्युत धारा के लिए या इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी कह लीजिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कुछ होता नहीं है। करंट कुछ नहीं होता, जो होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, आवेश का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आवेश है, तो नेगेटिव आवेश, अगर मान लीजिए नेगेटिव आवेश आपका इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, तो करंट आपका उसके विपरीत दिशा में बहेगा। सबसे पहली बात तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं होता है, जो होता है वो आवेश का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का बहना बेसिकली कारण होता है, और करंट का बहना प्रभाव। मतलब कि अगर हम कहें, आसान भाषा में बात करें, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कि कहें तार में करंट जा रहा है, तो वो तार में एक्चुअली करंट नहीं जा रहा है, वो तार में आवेश फ्लो कर रहे हैं। आवेश फ्लो कर रहे हैं मतलब चार्ज बह रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे करंट का एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम करंट बोलते हैं। आप एक चीज़ समझिए, जैसे कि हम लोग रेत पे चलते हैं। रेत पे चलने से क्या होता है, रेत पे चलने के कारण, रेत पे चलना कारण है, जिसकी वजह से एक प्रभाव क्या उत्पन्न होता है, पैरों के निशान बनते हैं। तो पैरों के निशान क्या हैं, प्रभाव हैं, और जो कि चलने के विपरीत दिशा में होता है। अगर आप इस साइड चल रहे हैं तो प्रभाव आपका विपरीत दिशा में बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। सेम ऐसी, इसका मतलब क्या है कि पैरों का बनना कोई अलग बात नहीं है, पैरों का बनना आपका चलने के कारण की वजह से है। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का बनना आवेश के, मेन आवेश है, आवेश के फ्लो है। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाता है क्वेश्चन का, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल। तो कौन सी जो है, कौन जिम्मेदार है करंट को फ्लो कराने के लिए, आवेश जिम्मेदार है। और
आपसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बातें भी बताता हुआ चल रहा हूँ क्वेश्चन में, तो वो भी नोट डाउन कर लें। और एक्स्ट्रा बात क्या है यहाँ पे, करंट का डायरेक्शन आवेश की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब ये भ्रम टूटेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपका भ्रम टूटेगा। ये क्वेश्चन ऐसे पहले केवल और केवल जेई लेवल पे आया करते थे, बट नहीं, अब ये क्वेश्चन आपके TG2 और मेंटेनर जैसे पेपरों में भी देख पा रहे हो आप लोग, आ चुका है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आप तक किसी ने ये बात पहुँचाई नहीं है, तो इसमें आपकी भी थोड़ी गलती है कि आप लोग इस बात को समझें कि आप तक कौन सही बात पहुंचा रहा है। ठीक है, खैर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसका कंसेप्ट वैसे डिटेल में इस क्वेश्चन का मैंने अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर में चार्ज ढूंढिएगा, तो शायद तीसरा चौथा वीडियो होगा, मतलब आप देख लीजिएगा, उसमें चार्ज वाला जो वीडियो होगा वहाँ पे मैंने दिया है। ये न्यूमेरिकल है जिसमें इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो पता क्या करना है, धारा पता करना है, मतलब करंट पता करना है। जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज 10t है, जहां समय t सेकंड है। अब आप इस चीज को समझिए, 10t कूलम दे रखा है उसने वहां पे। अब ये आपको यहां पर क्या बात समझनी है, देखो कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि यार सर समझ नहीं आया कि इसने क्या दे रखा था पेपर में। देखो एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ इसको समझने की। जैसे हम आमूमन लोगों को उनके सरनेम से पहचानते हैं कि भाई वो इसका सरनेम ये है तो वो बंदा ये है, इसका सरनेम ये है तो वो बंदा ये है, तो ऐसे ही आपको यूनिट से पहचानना है कि पेपर में दिया क्या है। वैसे तो देखो आप उसे ध्यान से एक बार पढ़ोगे, गलती अक्सर यही होती है कि हम हमेशा न्यूमेरिकल को पढ़ना तो चाहते नहीं, हम टूट जाते हैं उस पर और सॉल्व करने पहुंच जाते हैं। अरे सुनो तो सही, कोई बात क्या कह रहा है, आप खुद सोचिए कि नॉर्मल बात है, आप किसी भी बात का जवाब कब दे पाएंगे, जब उस बात को पहले आप समझ पाएंगे। अगर आप उस बात को समझे ही नहीं तो उस बात का ठीक जवाब कहाँ से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि अक्सर यही गलती होती है कि हम लोग देखते नहीं है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उसने क्या कहा, 10t कूलम, इसका मतलब 10t पूरा उसने क्या दिया हुआ है, कूलम में दिया है, तो आवेश ही होगा। अब देखिए आमूमन क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग क्यों है। आमूमन एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए चार्ज वो 10 कूलम देता, पर यहां इसने चार्ज क्या दिया है, 10t कूलम। कहीं ना कहीं उसने आवेश को टाइम की इक्वेशन के रूप में, मतलब समीकरण, समय के समीकरण के रूप में दिया हुआ है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इस क्वेश्चन से। अगर ये खाली समय के, मतलब खाली 10 कूलम दिया होता, समय की इक्वेशन नहीं दी होती, समय के समीकरण में नहीं दिया होता, तो हमारा फॉर्मूला लगता I = Q/T। बट क्योंकि ये समय के समीकरण में दिया है तो फॉर्मूला लगेगा dQ/dt। मतलब हमें चार्ज का समीकरण करना पड़ेगा, हम ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा समय के रिस्पेक्ट में, तब जो आंसर आएगा वो आएगा एम्पियर के अंदर। अब पंगा एक ये फंसेगा कि सर हर बच्चे को, देखो मैंने को मालूम है कि कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं, कुछ गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ITI TG2 का पेपर ऑब्वियसली ITI वाले देते हैं, तो कुछ लोग 10th के बाद ही ITI करते हैं और वो भी किस तरीके से धप्पल में कर देते हैं वो खुद जानते हैं, कॉलेज का कभी शक्ल नहीं देख रहा होता है। अब क्या होता है कि फिर TG2 का पेपर देना है, किसी ने बोला ही नहीं कि कुछ चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। भाई मैं आपको साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन आप सीख लो, एक बेसिक डिफरेंशिएशन, अवकलन या सबकलन, समाकलन या अवकलन कहते हैं, देखो मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। यूट्यूब पे इतने वीडियो अवेलेबल हैं, केवल एक कोई बेसिक डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लो जिसमें आपको आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जब करंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब आप जाहिर सी बात है चार्ज को रखोगे यहाँ पे, तो चार्ज को 10t रखोगे, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर 10 आएगा। ये आप जब डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप समझ गए होंगे कैसे आएगा।
ठीक है, तो 10 एम्पियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा बना? थर्ड ऑप्शन बना। तो इस बात को थोड़ा सा समझना था, यहाँ पर कंसेप्ट मैंने यही बता दिया आपको कि देखो किस तरीके से समय का समीकरण दिया तो फॉर्मूला ये लगा, और समय का समीकरण नहीं देते तो सिंपल Q/T फॉर्मूला लगता, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी क्या भी पूछ लेता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन तो ओवर हो गया हमारा, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर ये 10t² दे देता तो हमारी इक्वेशन क्या बनती? dQ/dt बनती। तो हम इसका क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन करते हैं 10t² का, इसका डिफ्रेंसिएशन आता 20t एम्पियर। देखिए अगर ये दिया होता समीकरण, तो अगर कूलम 10t² दिया होता हमारा आवेश, तो अब आप एक चीज को समझिएगा कि करंट कैसे 10-20t हुआ। मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर ऑप्शन ये दिया होता तो ये ऑप्शन लग जाता, और अदरवाइज नहीं तो पता क्या होता, वो आपको शायद समय भी दे के रखता, 2 सेकंड या समथिंग दे के रखता। समय याद रखना सेकंड में ही लेना, अगर वो मिनट में देता तो सेकंड में कन्वर्ट करना, आवर में देता तो भी सेकंड में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर समय 2 सेकंड देता तो आप करंट कैसे निकालते? 20 × 2, 2 सेकंड की वैल्यू यहाँ रखते, 40 एम्पियर हो जाता तब करंट, अगर ऐसा केस होता तो। मतलब कहने का मैंने आपको इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए सारी आने वाली प्रोबेबिलिटीज भी बता दी कि किस तरीके से आपको चीज़ें और आ भी सकती हैं। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर ये पूछा जाता था जेई में, बट अभी आप लोगों को भी आने लग गया है। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही आसान है ना, सिंपल है कि करंट की यूनिट एम्पियर होती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद वाला, हाँ तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? निम्न में से उच्चतम विद्युत चालकता होती है। सबसे पहले हमें चालकता समझनी पड़ेगी इसके लिए कि चालकता क्या होती है। G = 1/R, मतलब सीधा है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसकी चालकता कम होने वाली है, और जिसका प्रतिरोध कम है उसकी चालकता ज़्यादा होने वाली है। सवाल जो पूछा है वो पूछा है उच्चतम चालकता का। चालकता किसकी ज़्यादा है? सबसे पहले समझिए, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस की भी लिस्ट लिखवा देता हूँ। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का, फिर कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर आयरन का, फिर कार्बन का। मतलब रेजिस्टेंस इस तरीके से बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब रेजिस्टेंस इस तरीके से बढ़ रहा है तो चालकता क्या होगी? चालकता की अगर हम बात करेंगे तो जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो चालकता कम होती जाती है। तो आपकी जब चालकता बात करेंगे सेम टू सेम लिस्ट की, तो इस तरीके से जो चालकता होगी जी जो होगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटेगी। ठीक है, तो सिल्वर की चालकता सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम कॉपर, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन, उससे कम कार्बन। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी? सिल्वर की। क्या ऑप्शन में सिल्वर है? नहीं है। कॉपर है? हाँ भाई कॉपर है सिल्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉपर है। आप लोग ये लिस्ट बना लीजिए, काम आएगी आपको। ठीक है, अच्छा एक लगी क्वेश्चन की बात और बता देता हूँ। चालकता की यूनिट जो होती है, देखो 3 यूनिट होती हैं। UP+C के जेई के पेपर में सवाल पूछा था, क्योंकि चालकता 1/R होता है तो 1/ओम कहीं ना कहीं यूनिट क्या बनाता है? ओम इनवर्स, उल्टा ओम, मोहो, सीमेंस। तो ये इस तरीके से चारों यूनिट कंडक्टेंस की हो जाती हैं, या कह लो चालकता की हो जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये मोहो कुछ नहीं है, ओम यूनिट को उल्टा पढ़ लो वही मोह है, MHO मोह। ठीक है पता था ये आपको? कमेंट में बताइएगा। पता था तो बताइएगा, नहीं पता था तो बताइए, कमेंट में बताइएगा सर। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना
अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंपल ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज टू वी बाय आर। बस आपको गलती कहाँ होगी, वो यहाँ होगी। देखो आपको यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए कि किलो क्या कहता है, मेगा क्या कहता है, मिली क्या कहता है। अगर नहीं है क्लियर, एक बार जगत सच में जाइए, जगत सच प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जगत सच की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें मैंने जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो बच्चों को नहीं पता होते हैं वो मैंने लिखवाए हुए हैं। तो आपको वहाँ क्लियर होगा कि ये 2 × 10⁻³ ओम भी कहा जा सकता है। वोल्ट 9 है। बस देखो यार गलतियाँ यही हो सकती हैं आपसे, ये वरना क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब आपको यूनिट में गलती हो सकती है। 2 × 10⁻³ तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4.5 × 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। और ये क्या होता है, मिली, तो 4.5 मिली एम्पियर। आपका करंट कितना बना, 4.5 मिली एम्पियर करंट आपका बना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आधे लोग तो उस क्वेश्चन को देखते ही भाग जाएंगे। अगर गलत कह रहा हूँ तो बताना कमेंट में। क्वेश्चन है कितना दमदार। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। आप सही से बताना कि कितने लोग इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही आधे लोग छोड़ देंगे यार, देखते ही छोड़ देंगे। निम्नलिखित सर्किट में वोल्टमीटर का मान बताएं। चलिए बड़े आसान तरीके से हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज़्यादा जटिल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आप लोगों से इस मौके पे एक ही बात कहूँगा कि देखो नज़रें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। जब हम अपनी नज़रें बदलते हैं किसी के लिए तो उसके बारे में हमारे विचार भी फिर बदल जाते हैं, हमारी सोच भी बदल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें पहले अच्छा नहीं लगता है वो बाद में अच्छा लगने लग जाता है। नज़रें बदलते हैं तो नज़ारे किस तरीके से बदल जाते हैं। पहाड़ी ले लीजिए, पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ देखने में तो एक स्ट्रॉन्ग लगते हैं, हार्ड हैं, बट अगर आप नज़रें बदलें तो वो उतने ही खूबसूरत हैं, उतने ही अच्छे लगते हैं। सेम ऐसे ही ये दिखने में कॉम्प्लेक्स सर्किट है। हमारे को मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन सर्किटों को कोशिश किया करिए कि सबसे पहले आसान किस तरीके से बनाया जाए। जितना आप सर्किट को आसान बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर्किट को आसान बनाने के लिए आप उसके कनेक्शंस को कभी गलत नहीं लगाइएगा, बस सर्किट को आसान बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ इसी सर्किट को आसान करके, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन से देख के बना देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। कुछ लोग सोचेंगे ये व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन का क्वेश्चन नहीं है। ये 50 है, ये 10 ओम है, 20 ओम है और ये 60 ओम है। अब देखिए यहाँ से 2 तार गए हैं वोल्ट मीटर में, ठीक है। अब मैं बस कुछ नहीं कर रहा, मैं उन तारों को नीचे बना दे रहा हूँ। इसमें क्या अंतर है, जस्ट एक आसान बात रखने के लिए मैं इसे नीचे बना दे रहा हूँ। अब मैं मान लीजिए इसका नाम ए दे दे रहा हूँ और इसका नाम बी दे दे रहा हूँ पॉइंट का, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन देखते चलिएगा और मेरा सर्किट देखते चलिएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर प्लस, देखिए वहाँ देखिए क्वेश्चन पे यहाँ ऊपर प्लस V और माइनस V लिखा हुआ है, तो मैं वही चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी है, सर्किट के जो बेसिक कनेक्शन है उसमें कभी बदलाव मत कर देना। A पर प्लस लगाया, B पर माइनस, तो देखिए मैंने भी A पर प्लस लगाया, B पे माइनस लगाया और यहाँ पर वोल्ट मीटर लिखा हुआ है। वोल्ट मीटर मापता क्या है, वोल्ट मीटर मेजर करता है विभवांतर, 2 बिंदुओं का विभवांतर। इट मेजर द डिफरेंस ऑफ 2 टर्मिनल्स।
कह सकता हूँ कि ये ए और बी का टर्मिनल डिफरेंस मेजर करता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी ए बी, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पर वी ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ये दो बिंदुओं का विभवांतर मापेगा तो है ही, तो ये मैं कहीं ना कहीं मान लिया कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, वी ए बी होगी, मैंने वो वी ए बी मान लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा तार, देखिए कहाँ, देखिए वो उन सबको छोड़ना, वो इतने बड़े बड़े वो जो लगाए हुए हैं इस तरीके से ये लगाए हुए हैं, इन सबको छोड़ो, इसको एक तार मान लो बस, दैट्स इट। ज़्यादा उस क्वेश्चन के चक्कर में मत फंसो। अच्छा, दूसरा यहाँ से तार यूँ करके निकला है, देखो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया, मतलब उसने कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहा है, वो एमीटर में डाल दिया। अरे भाई एमीटर सिंपल यूँ भी तो दे सकते हो तुम, और फिर यहाँ पर 2 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। अरे यार बताओ, इतना क्या कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत थी। तो ये नहीं, अच्छा इसको कुछ नहीं, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, अब मैं इस सर्किट को थोड़ा और सिंपल बना देता हूँ। ये 2 वोल्ट की बैटरियाँ लगी हुई है। सबसे पहले मुझे अगर वी ए बी निकालना है तो मुझे वी ए बी को समझना पड़ेगा, वो होगा वी ए माइनस वी बी। अब आप एक बात समझिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ और मैं सर्किट को इस तरीके से ही लेके चलता हूँ। ये एमीटर और ये 2 वोल्ट, ये 50 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 60 ओम, और ये पॉइंट ए और बी हो गए। बस तार ही तो नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी तो सब ठीक है। भाई तार खींचने को तो मैं यहाँ भी खींच सकता हूँ, पर अननेसेसरी इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करो यार चीज़ों को। अब आप एक चीज़ समझिए, वोल्टेज एट ए क्या होगा, जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। ए पर वोल्टेज क्या होगा, ए पर वोल्टेज जब ये पूरा यहाँ पर 2 वोल्ट मिल रहा है, तो जब यहाँ पूरे को 2 वोल्ट मिल रहा है तो कुछ 2 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ खर्च हुआ होगा और कुछ 2 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ खर्च होगा। तो यहाँ खर्च होने के बाद में जो यहाँ वोल्टेज आएगा वही 2 वोल्ट होगा। क्या कह रहा हूँ, ये 2 वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ के बीच में खर्च हो रहा है, मतलब यहाँ 2 वोल्ट का कुछ भाग जाएगा और कुछ भाग यहाँ जाएगा। मैं इस काम करता हूँ, इस सर्किट को और सिंपल बना के रख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं इस सर्किट को इस तरीके से बना देता हूँ। भाई क्या कर रहा हूँ, तारी तो सीधे कर रहा हूँ। देखो कुछ चीज़ गलत मत कर देना, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मत जोड़ देना, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक्स्ट्रा कुछ अपनी तरफ से मत जोड़ देना। ये एमीटर लग गया, ये 2 वोल्ट की बैटरी लग गई। अब देखिए ये क्या हुआ ए और ये क्या हुआ बी। मेरा क्या कहना है कि जब इतने पूरे पोर्शन में 2 वोल्ट मिल रहा है तो देखो 2 वोल्ट 50 को भी ओम को भी जाएगा, 20 ओम को भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यार कि ए पर जो वोल्टेज होगी, जो वोल्टेज 20 पे खर्च होने वाली होगी, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर अभी तक तो नहीं डाला हूँ बट डालूंगा, बट तो आप वहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल में व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से वी ए पर जो वोल्टेज होगा वो होगा जो यहाँ खर्च होने वाला वो वोल्टेज होगा। तो वी ए वोल्टेज डिवीजन, हम लोग वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं, अप्लाई वोल्टेज डिवीजन। तो वी ए क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको कुछ निकालना है तो टोटल वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस में निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस और अपॉन दोनों के सम। तो वी ए वोल्टेज का ड्रॉप कहाँ होगा, 20 ओम के अंदर, तो टोटल वोल्टेज 2 20 ओम अपॉन 20 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 70, 4/7 वोल्ट, 4/7 वोल्ट। तो वी ए आपका हुआ 4/7 वोल्ट। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी, सर ये 20 ओम में ही क्यों ड्रॉप होगा, मतलब 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस जो है वो ए बिंदु पर 20 ओम पर ही क्यों होगा।
इसका कंसेप्ट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के लेक्चर में ही जाके देखना पड़ेगा, तब ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, जो VA पे कौन सा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो 20 पे हुआ। अच्छा, ऐसी B बिंदु पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहाँ पर हुआ होगा, VB क्या होगा, जो 60 ओम पर ड्रॉप हुआ है। तो वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे, 2 वोल्ट इंटू 60 पे जो ड्रॉप हुआ है अपॉन दोनों सम का जोड़ 10 + 60 वोल्टेज डिवीजन। देखो वोल्टेज डिवीजन क्लियर होना चाहिए और आपको क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप भी निकालते हैं, वोल्टेज विभवांतर निकालते हैं। कंसेप्ट वाइज एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम 120/70 तो 12/7, तो VB कितना आ गया, 12/7 वोल्ट आ गया। अब उसने वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी है, वोल्टमीटर की रीडिंग वही आएगी जो इन दो बिंदुओं के बीच आएगी। तो VA कहीं ना कहीं क्या हो गया, VA - VB। और VA कितना हुआ, VA था 4/7 माइनस 12/7 तो -8/7 वोल्ट आएगा आंसर इसका। क्लियर है इतना पॉइंट, 8/7 वोल्ट आंसर आएगा माइनस का। तो ऑप्शन क्या बना आपका, सेकंड ऑप्शन बना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। इन क्वेश्चंस में मैं बस यही रिकमेंड करता हूं कि आप सर्किट को जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाइए। वो कॉम्प्लेक्स करके देगा, लेट इट बी। उतार लीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का भ्रम तोड़ने वाला क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप ऐसे क्वेश्चन पहले जेईई में ही देखते थे। ये क्वेश्चन है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, मतलब निर्भर वोल्टेज सोर्स का। अब इस चीज़ का मैं आपको जानने का तरीका बता देता हूँ कि जो निर्भर वोल्टेज सोर्स है वो हमेशा इस तरीके से ट्राइंगल में ही होंगे, याद रखिएगा। मतलब ट्राइंगल में दिए जाएंगे। तो ये कौन से होते हैं, निर्भर वोल्टेज सोर्स। जैसे 5i हो गया, यहाँ पर ये निर्भर वोल्टेज सोर्स है। अगर मान लीजिए करंट सोर्स होता, ये तो क्या है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है। करंट सोर्स होता तो ये इस तरीके से होता, 5i एम्पियर होता। खैर, तो इस तरीके से चौकोर में जब भी दिए हों या इस तरीके से दिए होंगे तो ये निर्भर वोल्टेज सोर्स होंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे या फिर डिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे, निर्भर करंट स्रोत होंगे। जो इस तरीके से सिंपल तरीके से लिखे जाते हैं 5 वोल्ट, ये आपके स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और इस तरीके से लिखे जाते हैं ये आपके स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट। ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। मैंने कहा स्वतंत्र, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट है, ये वो है आपका निर्भर ना। डिपेंडेंट माने निर्भर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो ये आपका हो गया निर्भर वाला और ये आपका हो गया स्वतंत्र वाला ना। तो इस तरीके से आपका रहता है। खैर, ये अपने आप में बहुत डिटेलिंग है तो मैं नहीं इतना डिटेल में जाना चाहता, या जो भी है 5 एम्पियर। तो यहाँ से ये तो चीज़ पता चल गई। अब आज तक जेईई के पेपर में ऐसे सवाल आते थे, बट कोई बात नहीं है। अभी देखो, यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि हमें कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं होता कि पेपर वाला पूछ क्या रहा है, और हम एक अंधभक्ति में लगे रहते हैं कि यार ये तो पूछेगा ही नहीं, छोड़ो ये नहीं पूछेगा। अरे कैसे नहीं पूछेगा, तुम्हें पता है ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इसीलिए कह रहा हूँ प्रॉपर गाइडेंस बहुत होना ज़रूरी है और प्रॉपर एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, उसने पूछा है कि करंट ज्ञात करें, ये वाला करंट ज्ञात करना है। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताइए, ये एक वोल्टेज सोर्स है। सबसे पहले तो पता कैसे चला, प्लस माइनस लिखा है तो वो वोल्टेज सोर्स होगा, और एरो रहता है तो करंट सोर्स होता है। इसका मतलब ये 12 ओम पर पूरे पर यहाँ पर कितना वोल्टेज सोर्स जा रहा है, 5i। मतलब इसके अक्रॉस पूरा वोल्टेज कितना बना, 5i। तो कहीं ना कहीं, अच्छा देखिए, ये निर्भर है, ये स्वतंत्र है और ये निर्भर है। तो कैसे पता चला, देखो ये कहीं ना कहीं नाम से निर्भर है ना, 5i। मतलब इस वोल्टेज की वैल्यू कहीं ना कहीं इस i पर निर्भर कर रही है। अगर मान लेते हैं इस i की वैल्यू 2i, मान लेते हैं, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो पता चलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 2 10 वोल्ट। और अगर मान लो इस i की वैल्यू 3i तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 3 15 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र नहीं है, निर्भर है ना इस i पे। मतलब सब निर्भर वाले वो पैरामीटर होते हैं, वो मापदंड होते हैं जो
सर्किट के कोई अन्य मापदंडों पर निर्भर करें, जिनकी वैल्यू सर्किट के अन्य मापदंड पर निर्भर कर रही है, वो होते हैं निर्भर वाले। और स्वतंत्र कौन से होते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो उनकी वैल्यू 5 वोल्ट है तो फिर 5 ही रहेगी जीवन भर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है, जाहिर सी बात है, ये वाला हमारा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र वाला है, और ये डिपेंडेंट है, निर्भर वाला। अब ये 18 ओम हो गया। मैंने क्या किया, जब पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 आई वोल्टेज है, तो क्यों ना इसको पूरे को 5 आई ही लिख दो। आप कहेंगे सर ये रेजिस्टेंस कहाँ उड़ा दिया। अरे भाई, अगर मैं यहाँ पर करंट लेके आता तो मुझे मतलब मैं इस पूरे की जगह पूरा वोल्टेज इतना ही यहीं पे आ रहा है, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब ये रूल्स होते हैं, थोड़े थोड़े से ना रूल्स होते हैं। तो अब आप खुद देखिए, यहाँ केवीएल लगाइए, देखो करंट आई इसने पहले ही दिया हुआ है। केवीएल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके से, जब भी रेजिस्टेंस में करंट घुसेगा तो प्लस लगाइएगा, निकलेगा तो माइनस लगाइएगा। तो यहाँ प्लस और माइनस लगा दीजिए बस। तो यहाँ केवीएल लगाइए, तो प्लस 24 माइनस 18 आई माइनस 5 आई इज इक्वल्स टू 0। ये बैठेगा 24 इज इक्वल्स टू आपका 18 और 5 23 आई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/23 एम्पियर। 24/23 एम्पियर। ओहो, पहला आंसर, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, खैर अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल का ख़त्म कर दिया है। लखनऊ मेट्रो में जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिकल से सवाल आए थे वो सारे हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं बात देखिए, बेसिक से अब एडवांस भी इन्होंने पूछ लिया, कहीं ना कहीं इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल भी इन्होंने कहीं ना कहीं पूछ लिया। लास्ट के 2 सवाल कहाँ बेसिक थे, थोड़े से एडवांस्ड वर्जन के थे। तो ये सेक्शन में, इस लेक्चर में हम लोगों ने इसी चैप्टर के इसी पेपर के लखनऊ मेट्रो के बेसिक इलेक्ट्रिकल और एडवांस इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूरे कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला इसी पेपर के टॉपिक का अगला मतलब उठाऊंगा, जो कि होगा आपका मशीन होगा या फिर जो भी है, मतलब मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट हम लोग उठाएंगे। फिर हम लोग इस तरीके से हर सब्जेक्ट वाइज एक एक पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, ताकि मैं आगे कंटिन्यू रखूं उसी हिसाब से। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपको कंसेप्ट कैसा लगा, सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सब्सक्राइब करते रहिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना।